Hello friends, welcome to my YouTube channel MPPSC Online Classes. In this lecture, we will going to understand about the article number 16 of our fundamental right. Article number 16 is the one of the most important fundamental right, which deals with equality of opportunity. It is written here once again, which deals with equality of opportunity in matters of public employment. Means the simple thing, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से हम इक्वलिटी देंगे अपॉर्चुनिटी रिलेटेड। ठीक है, पहली चीज़ तो अब यहाँ से हमें कन्फ्यूजन आएगा कि अगर यहाँ इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन भी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करी गई हैं इसी पूरे आर्टिकल में। इस आर्टिकल की बात करते हैं। सबसे पहला क्लॉज कहता है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। सिंपल यहाँ पर बात क्लियर कर दी गई है कि सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर बोला गया है अगर उनको अपॉइंटमेंट चाहिए अंडर दी स्टेट, मतलब किसी भी तरीके की गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो हर एक इंसान को इक्वलिटी मिलेगी। ठीक है, सेकेंड क्लॉज में ये कह दिया गया है कि कोई भी सिटीज़न को RRCSB रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, और इसमें एक और चीज़, दो चीज़ों को ऐड किया गया है। अगर हम प्रीवियस आर्टिकल के बेसिस पे देखें, आर्टिकल नंबर 15 के बेसिस पे देखें, इसमें दो ऐड किया गया है। एक है हमारा डिसेंट एंड अदर इज़ दी रेसिडेंस। ठीक है, दो चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। तो बोला गया है इन ग्राउंड्स के बेसिस पे स्टेट किसी भी सिटीज़न, तो यहाँ पर एक वर्ड हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सिटीज़न, मतलब कि ये आर्टिकल सिर्फ किसको अवेलेबल है, सिटीज़न को। जो भी इंडिया का सिटीज़न होगा उसको ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ बोला कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और उसके साथ साथ डिसेंट और रेसिडेंस। डिसेंट दो चीज़ों को ऐड किया गया है। डिसेंट का मतलब क्या है? ठीक है, कि मतलब अगर कोई इंसान हमारे इंडिया में बॉर्न ना हुआ हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिसेंट, है ना। और उसके बाद दूसरी बात क्या कहते हैं, रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब कि फॉर एन एग्जांपल अगर कोई MP का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल वी टेक एस MPPSC, देन स्टेट कैन मेक लॉज। स्टेट मीन्स द स्टेट कैन नॉट मेक लॉज लाइक दैट कि MP का एग्ज़ाम MP वाले ही लोग देंगे। ठीक है, तो ये बोलते हैं रेसिडेंस। पर जैसे कि हम सारे आर्टिकल्स में देख रहे हैं और हमारी जो डाइवर्सिटी देखकर हमें हर जगह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं। तो क्लॉज 3 में पहला रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और एनी स्टेट और एनी लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस within that state or union territory. The simple thing is here talked about is that the residence. Clause number 3 tells that state can make discrimination in employment on the basis of residence. For example, the example we have taken before, state government means MP government can make provision like that the exam MPPSC of the state, okay, it is the exam of the state, will be only given by the person residing in this state. ठीक है, तो इस तरीके से एक पहला रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्लॉज 3 में आ जाता है। क्लॉज 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें समझना है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. तो यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया गया है कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीज़न हैं जिनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनके लिए क्या किया जा सकता है, पोस्ट या सीट्स को रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 4 सिंपल सी बात करता है, जो कि हम रिजर्वेशन देखते हैं, अलग अलग काइंड के रिजर्वेशन होते हैं। तो एक टाइप का हम रिजर्वेशन क्लॉज 4 से जो आता है कि कोई भी बैकवर्ड क्लासेस, फॉर एग्जांपल SC एंड ST एंड OBC, ठीक है, जिनको
एडुकेटली मेंशन नहीं है, ठीक है। ये सारी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनकी एडुकेटली मेंशन नहीं थी, इसलिए इनको क्या रिजर्वेशन दिया जा रहा है, क्लॉज 4 के थ्रू दिया जा रहा है। रिजर्वेशन किस बेसिस पे कि एससी और एसटी के लिए इतनी इतनी सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, और क्लॉज 4 से ही, ठीक है, हम किसको रिजर्वेशन देते हैं, विमेंस को। विमेंस के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, जैसे कि एमपीपीएससी में 33% ऑफ सीट्स जो रहती हैं वो विमेंस के लिए रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। ये आ जाता है क्लॉज 4 से, ठीक है। फिर क्लॉज 4A और क्लॉज 4B के बीच में बहुत बड़ी कहानी है, विच इज़ रिलेटेड टू दी ओबीसी रिजर्वेशन, ठीक है। तो हम एक छोटा सा बैकग्राउंड समझते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन आया मंडल केस के थ्रू, मतलब कि पहले क्या हुआ, एक मंडल कमीशन बना, उसने पता लगाया कि एक कोई ऐसी कास्ट हैं बहुत सारी जो हमारे इंडिया में हैं जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उनको रिजर्वेशन ग्रांट किया। फिर धीरे धीरे प्रोसेस चलती रही और 1989 में उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने एक मंडल केस या बोल सकते हैं इंदिरा साहनी केस के अंदर जजमेंट्स दी, और उन जजमेंट्स के थ्रू उन्होंने ये बताया कि ओबीसी रिजर्वेशन वैलिड है, और उसमें कुछ उन्होंने सर्टेन पॉइंट्स दे दिए। ये जो मंडल केस है इसको हम अलग से कवर करेंगे, हमारी चैनल में वीडियो आ जाएगी, उसको अगर आप इस आर्टिकल के साथ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मंडल केस रिलेटेड उसके बाद 2 चेंजेस करे गए। तो मंडल केस में अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ क्या थी कि जो रिजर्वेशन था, ठीक है, वो रिजर्वेशन कब दिया जा रहा था, रिजर्वेशन सिर्फ दिया जा रहा था किस केस में, ओनली एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर किसी की अपॉइंटमेंट हो रही है किसी ऑफिस में तो रिक्रूटमेंट के टाइम पे ही सिर्फ रिजर्वेशन मिल रहा था, मतलब कि प्रमोशन के टाइम पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उन्होंने बोला कि प्रमोशन में आप रिजर्वेशन नहीं दोगे, 2 बार रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने वोट बैंक के चलते क्लॉज 4B को ऐड किया और उसमें क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया काय में, प्रमोशन में भी। किसके थ्रू, ये 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये रिजर्वेशन हमारा आया था, ठीक है। 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1995 के थ्रू ये हमारा क्लॉज 4A आया था। उसके बेसिस पे रिजर्वेशन दे दिया गया किसमें, प्रमोशन में भी एससी, एसटी एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है, या जिनकी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्लॉज आ जाता है। फिर क्या हुआ कि एक और चीज़ थी जिसको हमें समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोल दिया कि जो बैकलॉग वैकेंसीज़ होती हैं, बैकलॉग वैकेंसीज़ मतलब कि अगर इस साल कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एससी की सीट 100 थी और जिनमें से भर पाई कितनी है, 80, ठीक है, तो लेफ़्ट कितनी हुई, 20। अब वो 20 सीट्स और कोई ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ये फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर ये वाला 2019 का एग्ज़ाम था तो अब यही वैकेंसी 2020 में जो एग्ज़ाम आएगा उस एग्ज़ाम में ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उस एग्ज़ाम की 100 और उसके साथ 20 और प्लस उसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं बैकलॉग वैकेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई नहीं होगा, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि बैकलॉग वैकेंसी में जो कैरी फॉरवर्ड रूल होता है कि यही जो भी हमने बात समझी कि 20 वैकेंसी आगे बढ़ जाएंगी, तो वो इस तरीके से बढ़ें कि रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये बात उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी। तो अब इस चीज़ से भी लेके परेशानी थी क्योंकि रिजर्वेशन तो अमूमन सी बात है कि 50% से ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्लॉज 4B को ऐड किया गया 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2000 के थ्रू, और इसके थ्रू उन्होंने ये बता दिया कि भैया ये जो है अपना, है ना, कि अब क्या होगा कि जो बैकलॉग वैकेंसी है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से शब्दों में हमने समझा कि 4B क्या कहता है। अब नेक्स्ट क्लॉज आता है क्लॉज आर्टिकल नंबर 16 में, दैट इज़ नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। मीन्स ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, बस इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, रिलीजन रिलेटेड है। तो यहाँ पर किस तरीके से बोला गया है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक ऐसा रूल बना सकती है कि ये मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है तो इसका जो हेड होगा उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो किससे बिलोंग करेगा, सेम रिलीजन से बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई हिंदू
अगर कोई बॉडी बनाई जा रही है तो उसका जो हेड होगा वो हिंदू ही होगा। ये क्लॉज 5 में बता दिया कि ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर या रूल दे सकती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कह दी जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अच्छा, अब हमें एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, आर्टिकल नंबर 16 में, ये थोड़ी पुरानी PDF है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एक अपडेशन हुआ है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारी हुई है अभी अभी, ठीक है, शायद 2019 या 20 में ही हुई है। तो उस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को ऐड किया गया है। अब 16 क्लॉज 6 क्या बोलता है कि आप 10% किसको रिजर्वेशन दोगे? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। ठीक है, उसकी बात करिए। तो मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने की बात 16 क्लॉज 6 में कर दी गई है। ठीक है, तो ये एक नया अपडेशन था। तो ये था हमारा कुछ आर्टिकल नंबर 16। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा फर्दर वीडियोज़ के लिए।